हमने पढ़ लिया सिंगल बॉडी ऑन प्लेन सरफेस हैविंग डिफरेंट फोर्सेस एंड देयर कंपोनेंट्स। द सेकंड वन सिंगल बॉडी ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इसके कुछ क्वेश्चंस और करिए, अभी इसकी प्रैक्टिस की जरूरत है। यहां से कोई 53 डिग्री का एंगल है, अभी नॉर्मल और एक्सेलरेशन की बात करें, अभी इसमें और चीजें डालने वाला हूं मैं। अभी कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ के लिए म्यू इज इक्वल टू 0 है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। यहाँ पर बॉडी है 5 kg की, ठीक। आपको इसका नॉर्मल बताना है। एक्सेलरेशन नॉर्मल बताइए फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। 5 kg body is placed on inclined plane which is inclined at 53 degree from horizontal. Find the acceleration of the body if it is free to move and there is no friction between the surface, inclined surface and body surface. एक मिनट में बताइए। फिर हम टेंशन फोर्स पे जाएंगे। कृष्णा एक पानी की बोतल ला देना, जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। ऋषिकेश शिंदे, वेरी गुड। Acceleration 8 and normal 30. Acceleration 8, normal 30 from Hrishikesh Shinde. Parmesh 8, acceleration. Correct. कृष्णा माइक्रोफोन बंद करो। चलिए आगे चलते हैं। सबको आ गया होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं फॉर्मेलिटी के लिए बता देता हूँ। ये इधर 50 न्यूटन है, ये 53 डिग्री, ये हो गया आपका 50 cos 53, हो गया 50 sin 53, 50 cos 53 का मतलब ये 3/5 10 3 30। ऊपर एक ही फोर्स है y डायरेक्शन में, n इज इक्वल टू 30 न्यूटन। और 50 sin 53 का मतलब हो गया 4/5, 5 10 40, F इज इक्वल टू 40 है, मास 5 kg है, तो एक्सीलरेशन आ जाएगा 40/5 दैट इज 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबको आता है यहाँ तक, मुझे आगे बताने की जरूरत नहीं है। चलो कुछ और नॉर्मल हैं, वो अपन आगे क्वेश्चंस में करने वाले हैं, यहाँ पर उनको अभी अवॉइड कर रहा हूं। पहले लेते हैं अपन टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स, और बेटा टेंशन फोर्स टेंशन वायर में भी हो सकता है और टेंशन स्ट्रिंग में भी हो सकता है। स्ट्रिंग दो तरह से होती है, स्ट्रिंग मास लेस भी हो सकती है, स्ट्रिंग मास वाली भी हो सकती है। तो अभी मैं जो ले रहा हूं, अभी मैं ले रहा हूं स्ट्रिंग, इसमें दो खासियतें हैं, एक मासलेस स्ट्रिंग है और दूसरी बात एक्सटेंसिबल। स्ट्रिंग में दो खासियतें, अभी दो चीजें अपन मान के चल रहे हैं कि स्ट्रिंग मासलेस है, स्ट्रिंग में कोई मास नहीं है, और इनएक्सटेंसिबल, इसको खींचने पर इसकी लेंथ में चेंज नहीं हो रहा है, कोई एक्सटेंशन नहीं हो रहा है। ऐसी ले रहा हूं, मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल, ऐसी स्ट्रिंग हमारे पास है, ठीक है। तो अगर मान लो मैं बोलूं कि ये कोई स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का नाम अगर ए बी है, ठीक है, तो इस ए बी स्ट्रिंग पर अगर मैं फोर्स लगाऊं, मान लीजिए एक फोर्स मैंने इधर लगाया, एक फोर्स मैंने इधर लगाया, तो टेंशन का जो डायरेक्शन रहेगा हमेशा इस तरह से, दो तरफ से बनाओगे आप,
ये टेंशन है, ठीक है। और इसमें एक इसका कंसेप्ट याद रखेंगे, स्ट्रिंग हैज टेंडेंसी टू डिक्रीज its length when force is applied जब इस पर फोर्स लगाएंगे तो स्ट्रिंग की क्या टेंडेंसी रहेगी कि अपनी लेंथ को डिक्रीज करने की कोशिश करेगी। इट विल हैव टेंडेंसी टू डिक्रीज इट्स लेंथ। तो टेंशन फोर्स का डायरेक्शन हम इस तरह से बनाएंगे, करेक्ट। नोट करें या स्क्रीनशॉट लें। टेंशन फोर्स वायर या स्ट्रिंग में हो सकता है। अभी मैं यहाँ पर स्ट्रिंग ले रहा हूँ और वायर भी ले रहा हूँ, तो अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि वायर की जो लेंथ है वो कांस्टेंट है। देयर इज नो एक्सटेंशन इन वायर और स्ट्रिंग, इट मींस इट इज इनएक्सटेंसिबल। और दूसरी बात, आई एम टेकिंग देम मास लेस। अभी मैं इनका मास कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। आगे जब इनके साथ कोई ब्लॉक अटैच करूंगा तो स्ट्रिंग का मास भी कंसिडर कर सकता हूँ। टेंशन फोर्स वायर या स्ट्रिंग में हो सकता है। स्ट्रिंग मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है, और जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो इसकी जो टेंडेंसी है अपनी लेंथ को डिक्रीज करने की टेंडेंसी है, ठीक है। ऐसा मैं अज्यूम करके चल रहा हूं, हाइपोथेटिकल। यस, चलो बढ़ते हैं आगे। कैसे कैसे टेंशन फोर्स लगेगा, कैसे कैसे टेंशन कैलकुलेट करेंगे, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स रिलेटेड टू इट। देखो, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये कोई स्ट्रिंग मैंने बांधी, एक एंड यहाँ पर है इसका, दूसरा एंड है यहाँ पर, और इस पर मैंने एक फोर्स लगाया F, ठीक है। मान लो कोई पॉइंट P पर फोर्स लगाया। मैंने बताया था जब मैं फोर्स लगाऊंगा एक फोर्स यहाँ पर ऑलरेडी है, तो टेंशन इस तरह से रहेगा। तो P पॉइंट पर अगर मैं देखूं, P पॉइंट पर तो F माइनस टी इज इक्वल टू 0, तो F इज इक्वल टू टी। इसका मतलब जितना मैं एक्सटेंशन फोर्स, जितना इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं, वो फोर्स ही इसमें टेंशन के इक्वल होगा। वेरी फर्स्ट थिंग, सबसे पहला एग्जांपल। इसका मतलब यह कि अगर कोई स्ट्रिंग है उसको हमने कहीं टाई कर रखा है किसी पॉइंट पर, और दूसरे इसका जो फ्री एंड है, फ्री एंड पे अगर मैं फोर्स लगाता हूं, तो फ्री एंड पे फोर्स लगाऊंगा, उस फोर्स के बराबर ही स्ट्रिंग में टेंशन आएगा। दूसरा देखिए, अगर मान लीजिए ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, यहाँ पर, यहाँ से मैंने एक स्ट्रिंग को ऐसे लटकाया हुआ है, ये इसका फ्री एंड है। इस फ्री एंड पर अगर मैं कोई फोर्स लगाऊं, मैं ये भी बोल सकता हूं कि कोई फोर्स लगाऊं, या फिर मैं यहाँ पर एक ब्लॉक अटैच कर दूं। ब्लॉक अटैच कर दूंगा, इसका मतलब मैं उसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा हूं। किसके ऊपर? स्ट्रिंग पर नहीं, ब्लॉक पर। और ब्लॉक पर ग्रेविटेशन जो फोर्स लगा रहा हूं, क्या वही स्ट्रिंग में टेंशन के बराबर होगा? जी हाँ। तो अगर मैं यहाँ पर कोई एक एम मास का ब्लॉक लटका दूं ऐसे, एम मास का ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर अगर मैं फोर्स कैलकुलेट करूं तो इस पर केवल ग्रेविटेशन फोर्स है, और दैट ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यही ग्रेविटेशन फोर्स इसमें स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट करेगा। और मैं बोलूंगा इस केस में, क्योंकि स्टेबल है, तो नेट फोर्स इसके ऊपर 0 है, यहाँ पर भी नेट फोर्स 0 था, तो क्या बोलूंगा मैं? बोलो कि mg माइनस टी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर T इज इक्वल टू mg। दिस इज द सेकंड एग्जांपल। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ओके, फर्स्ट एग्जांपल में मैंने डोरी को सिंपल एक एंड उसका एक जगह सस्पेंड किया है, दूसरे एंड पर मैंने फोर्स लगाया, तो उस फोर्स के कारण स्प्रिंग में टेंशन क्रिएट हो रहा था,
और वो F माइनस टी नेट फोर्स, क्योंकि P पॉइंट पर 0 है, एक्सटेंशन नहीं है डोरी में, इसका मतलब वो आगे नहीं जा रही है और नहीं स्लेक हो रही है, इसका मतलब वो पॉइंट जो है स्टेबल पोजीशन में है, और पॉइंट जब स्टेबल पोजीशन में, इसका मतलब F माइनस टी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर F इज इक्वल टू टी। दूसरे केस में मैंने क्या किया, स्ट्रिंग को किसी रिजिड सपोर्ट के साथ में सस्पेंड कर दिया, और रिजिड सपोर्ट के साथ में सस्पेंड करने के बाद में मैंने उसके साथ एक एम मास का ब्लॉक अटैच कर दिया। अब चूंकि एम मास का ब्लॉक है, इसको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट जिस फोर्स से करती है, या उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बॉडी का वेट बोलते हैं। इसका मतलब अभी स्ट्रिंग पर केवल एक फोर्स लग रहा है, और वो भी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ किस फॉर्म में है, वर्क इसकी वेट की फॉर्म में है। तो और चूंकि लेकिन एम तो आगे कहीं भी नहीं जा रहा है, ना तो एम ऊपर जा रहा है स्लेक होने के कारण, नहीं एम नीचे आ रहा है, इसका मतलब दिस ग्रेविटेशनल फोर्स विल प्रोवाइड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, एंड दिस इज आवर आइडिया कि mg minus t is equal to 0 या t is equal to mg. These are the two simplest example of the string. They can teach you the concept of the tension. Okay, third one. थर्ड देखिए, मान लीजिए ये कोई रिजिड सपोर्ट है, ये कोई सरफेस है, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा है, इस ब्लॉक का मास m है, और इस ब्लॉक के साथ मैंने एक स्ट्रिंग अटैच की है, ठीक है, और इस ब्लॉक पर मैं एक फोर्स लगा रहा हूं F। बाकी के जो फोर्स है, क्योंकि x डायरेक्शन में कंसीडर कर रहा हूं, तो y डायरेक्शन के फोर्स आई एम नॉट कंसीडरिंग द फोर्सेस अलोंग द y डायरेक्शन। हालांकि दो फोर्स लग रहे हैं, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है और नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर लग रहा है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम किधर सीख रहे हैं, इसको राइट साइड में सीख रहे हैं, राइट साइड में इसका मोशन कंसीडर करने की सोच रहे हैं, तो अगर मैं बोलूं कि F इसको इधर खींच रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, टेंशन, ठीक है। अब ये फोर्स इस पॉइंट पर लग रहा है, तो बॉडी के हर पॉइंट पर सेम फोर्स लगेगा, क्योंकि मतलब बॉडी एक्सटेंसिबल है और नहीं स्ट्रिंग एक्सटेंसिबल है, इसका मतलब हर पॉइंट पर यही फोर्स लगेगा, और यही फोर्स क्या करेगा, इसको टेंशन देगा, ठीक है। तो इस केस में मैं क्या बोलूंगा कि F माइनस टी इज इक्वल टू 0 या F इज इक्वल टू टी। तो यहाँ पर भी जो फोर्स है, वो जो टेंशन फोर्स है, वो किसके इक्वल है, जो एक्सटर्नल फोर्स मैंने अप्लाई किया उसी के इक्वल है। थर्ड केस, इसका मतलब अगर मैं किसी फ्री एंड पर फोर्स लगाता, या बीच में कोई बॉडी बांध करके फोर्स लगा रहा हूँ, तब भी कोई, क्योंकि यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पर मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ कि म्यू इज इक्वल टू 0। अगर मान लो ब्लॉक और सरफेस दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता, तो फिर मेरी ये चवन्ने चलने वाली नहीं थी, फिर मुझे यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कंसिडर करना पड़ता, फिर मुझे यहाँ नॉर्मल भी लेना पड़ता, और फिर जाकर के आगे बढ़ता, लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। नंबर 4, चौथी संभावना देखो, ये कोई सरफेस है, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा, ठीक है, ब्लॉक का मास मान लीजिए m है, और मैंने यहाँ पर इस पर फोर्स लगाया एक F, ठीक है, एक F फोर्स लगाया। अब क्योंकि ब्लॉक कहीं पर रिजिड सपोर्ट के साथ बंधा हुआ नहीं है, रिजिड सपोर्ट के साथ बंधा हुआ नहीं है, और यहां से केवल मैंने एक स्ट्रिंग अटैच की इसके साथ, ये एक स्ट्रिंग है, ये अटैच की, और स्ट्रिंग के इस फ्री एंड पर एक फोर्स F लगाया, देखो टेंशन। अगर मैं बोलूं A पॉइंट पर और B पॉइंट पर, A और B पॉइंट पर अगर फोर्सेस देखूं मैं, तो अभी जो A पॉइंट है, A पॉइंट पर अगर मैं देखूं, A पॉइंट तो स्टेबल ही रहेगा हमेशा, ठीक है ना। तो अब F जो लग रहा है किसके बराबर था, T, पहले वाला पॉइंट देखो, और T किसके, F इज इक्वल टू तो T है, और T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma। तो मुझे केवल F की जगह में सीधा क्या लिख सकता था, यहाँ पर टेंशन भी लिख सकता था, क्योंकि F किसके बराबर है, T के बराबर, और T किसके बराबर है, ma के बराबर, क्योंकि ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है, ब्लॉक आगे बढ़ रहा है। तो इसका अगर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है मुझे, तो एक्सेलरेशन क्या लिखूंगा मैं सीधे, या तो F अपॉन m या सीधा T अपॉन m। यहां से इस बॉडी का एक्सेलरेशन कैलकुलेट मैं कर सकता हूं। चौथी बात,
कोई दिक्कत यहां तक? ओके, चलो आगे चलते हैं। फिफ्थ केस, यहां पर ये 2 kg का कोई ब्लॉक है, इसके साथ एक स्ट्रिंग अटैच है और इस स्ट्रिंग को 20 न्यूटन फोर्स से मैं खींच रहा हूं। व्हाट इज द एक्सीलरेशन? इस बॉडी में टेंशन क्या होगा और एक्सीलरेशन क्या होगा? कोई फ्रिक्शन नहीं है, म्यू इज इक्वल टू 0। टेंशन क्या होगा बच्चों? 20 न्यूटन, और T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ma। तो A इज इक्वल टू क्या हो गया? T बाई एम। T कितना है? 20, m कितना है? 2। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सीलरेशन। सिंपलेस्ट केस। Yes, 10 and 20. Very good. 6 नंबर। 6 देखिए, एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन होगा बच्चों। एक स्ट्रिंग है, केवल एक टेंशन। दो स्ट्रिंग है तो दो अलग अलग टेंशन। अब यहां पर 2 स्ट्रिंग्स है, इस ब्लॉक का नाम A, इस ब्लॉक का नाम B। यहां पर जो मैंने फोर्स लगाया, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया 20 न्यूटन का। ये 2 kg का ब्लॉक है, ये 3 kg का ब्लॉक है। अब यहां पर दो टेंशन हो गए, देखो, एक T1 हो गया और एक T2 हो गया। आपको T1, T2 और A कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखो, ऐसे केस में मैंने आपको बताया था पिछले वाले में, नॉर्मल रिएक्शन वाले में भी, जो अपन ने हॉरिजॉन्टल पर नॉर्मल रिएक्शन निकाला था, कि ऐसे केस में सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक्सेलरेशन निकालेंगे ब्लॉक का। ये मान के चल रहे हैं कि ये कोई कंबाइंड बॉडी है, ये कंबाइंड बॉडी है, और अभी क्योंकि स्ट्रिंग मासलेस है, ध्यान रखना, अभी स्ट्रिंग मासलेस है और कंबाइंड बॉडी है, तो आई विल कंसीडर द masses ऑफ द ब्लॉक A and B ओनली। आई एम नॉट कंसीडरिंग द मास ऑफ द स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग में मास है तो फिर मुझे इसका मास भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, अभी नहीं। तो चलो बोलो, अगर इनको मैं सेम ब्लॉक मान लूं तो क्या आएगा? एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इंटू एक्सीलरेशन, ये होना चाहिए। इसका मतलब 20 फोर्स लगाया है मैंने, 20 तो फोर्स लगाया है, टोटल मास कितना है? 2 + 3 इंटू ए, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बी का एफबीडी बनाऊं, बी का एफबीडी बनाया, यहां पर बी पर ए की फोर्स लग रहा है, वो भी T2। मास है इसका 3 kg, तो क्या लिखना चाहिए? T2 इज इक्वल टू 3 है, तो 3 इंटू 4 दैट इज 12 न्यूटन। ठीक है, ए का एफबीडी बनाओ, ए का एफबीडी बनाएंगे, 2 kg का ब्लॉक है, इधर फोर्स लग रहा है T1, इधर फोर्स लग रहा है T2, तो क्या बोलूंगा? T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2A। तो T1 इज इक्वल टू T2 प्लस 2A। T2 कितना है? 12 न्यूटन। 2 इंटू 4 12 और 8 20 न्यूटन। देखो, तो क्या आप बोल सकते हो, मैंने पहले बताया नहीं था आपको कि T1 इज इक्वल टू तो 20 है ही। यस, 12 20 एंड 4 करेक्ट आंसर। वेरी गुड।
7. I have 2 blocks, 10 kg, 5 kg, a pulling force 60 Newton. Find tension between A and B. ए और बी के बीच में टेंशन क्या है, कैलकुलेट करके बताइए। यस, एक्सेलरेशन इज 4, करेक्ट है। ए और बी के बीच टेंशन बताओ। P2 इज इक्वल टू 10 है, 40, करेक्ट करेक्ट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हैप्पी, आई एम हैप्पी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब 60 इज इक्वल टू 5 प्लस 10 ए इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। बी का बना दो, केवल टी चाहिए तो बी का बना देंगे। बी कितना है, 10 kg का। इधर कितना लग रहा है इसके ऊपर, टेंशन टी। इधर कोई फोर्स नहीं है, इसका मतलब टी इज इक्वल टू 10 है। 10 इंटू 4, 40 न्यूटन इज द आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। 8। टेंशन प्रॉब्लम 8। यहां पर लगाया मैंने 200 न्यूटन फोर्स। नहीं लगाया, यहाँ पर मैंने फोर्स एफ लगाया क्योंकि क्वेश्चन आया जेई में। चलो पहले सिंपल करते हैं, नहीं करते हैं, हार्ड ही करेंगे डायरेक्ट। T1 एंड T2। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लो बेटा, सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लो। कंबाइंड मास मान लो इसको, तो F इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 टाइम्स A। तो A इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो गया। अलग अलग एफबीडी बना लो, अलग अलग एफबीडी बना लो। पहले ए का एफबीडी बनाओ। ए ब्लॉक का एफबीडी बनाऊंगा तो इधर फोर्स एफ लग रहा है, इधर लग रहा है T1। तो क्या बोलूंगा, बोलो। डायरेक्शन इधर है एक्सेलरेशन का, तो एफ माइनस T1 इज इक्वल टू मास कितना है इसका, m1 A। तो T1 इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो।
एफ माइनस एम वन ए, एफ तो एफ है, एम वन है, ए हो जाएगा एफ डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, एलसीएम एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, इट गिव्स मी एफ एम वन, एफ कॉमन ले लेता हूं तो यहां आ जाएगा एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री माइनस एम वन से एम वन कैंसिल हो जाएगा, कहाँ गया, अच्छा तो क्या आएगा बोलो, तो टेंशन T1 क्या हो गया भाई, M1 से M1 कैंसिल, F टाइम्स M2 प्लस M3 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। B का FBD बनाओ, B पर दो फोर्स हैं, T1 इधर लग रहा है, इधर T2 लग रहा है, तो क्या बोलेंगे बेटा कि T1 माइनस T2 इज इक्वल टू M2A। इसी तरह से तीसरे का FBD बना दो, ये C पर इधर कोई फोर्स नहीं है, राइट में केवल T2 फोर्स है, तो T2 इज इक्वल टू M3A, तो T2 इज M3 टाइम्स F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। T2 की वैल्यू यहां प्लेस कर दो, T1 की वैल्यू आ जाएगी, T1 तो वैसे निकाल लिया अपन ने, तो अगर T2 की वैल्यू आप बीच वाले ब्लॉक बी पर रख दोगे तब भी वही वैल्यू आएगी जो हमने उधर T1 की वैल्यू निकाली, इट विल बी द सेम। नोट इट नाउ, मैं क्वेश्चन दूंगा ऐसा, फिर अभी करके बताइए भैया। चेक करो ये T1 माइनस T2 इज इक्वल टू M2A को T2 की वैल्यू डाल के देखो, T1 वही आ रहा है क्या जो हमने पहले निकाला था, आलस नहीं करो। T2 की वैल्यू बीच वाला बी ब्लॉक वाला है, मैं लगा के देखो, पुट करके देखो, या T1 की वैल्यू पहले वाले ब्लॉक से रख करके देखो क्या T2 मैनेज हो रहा है, T2 रख के देखो क्या T1 मैनेज हो रहा है। आ रहा है रमेश, चलो एक नीट का क्वेश्चन करते हैं, इस बेस पर नीट में एक क्वेश्चन आया था, सरफेस फ्रिक्शन लेस है, स्ट्रिंग मास लेस है, और उन्होंने बोला कि ऐसे तीन ब्लॉक हैं ABC, ये 5 kg का है, ये 10 kg का है, और ये 25 kg का है। यहाँ पर एक 200 न्यूटन का फोर्स लगाया, इसके पुलिंग फोर्स, आपको T1 और T2 का रेशियो बताना है। अगर आप लोग ये क्वेश्चन करके बता दोगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, इस पैटर्न के कोई सवाल नहीं कराऊंगा।
द रेशियो ऑफ T1 एंड T2। T1 और T2 का रेशियो बताइए। देखते हैं किसका कैलकुलेशन फास्ट है, जल्दी करो। पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो, तीनों बॉडीज के एफबीडी बनाओ, इक्वेशंस बनाओ, कैलकुलेट करो। ऋषिकेश शिंदे, सबसे पहले आंसर ऋषिकेश शिंदे का। आंसर नहीं बताऊंगा, बाकी बच्चे बताइए। आज परमेश भूतड़ा पीछे रह गया है। हेलो सर, मैं बाहर हूँ थोड़ा, इसलिए नहीं हुआ सर। अच्छा यूं है क्या। कृष्णा भोसले, साक्षी इज नॉट इन कंपटीशन। स्नेजा मुंडे, मिस मुंडे इतनी देर क्यों लग रही है आपको? नेटवर्क प्रॉब्लम। स्नेहल, स्नेहल कैन यू हियर मी? According to Rishikesh Shinde, the ratio of T1 and T2 is 7/5. Let me check the answer. Combined acceleration निकालेंगे, force is equal to total mass into acceleration. Total force 200 न्यूटन है, mass है 25 plus 10 plus 5, 5 for 10 15 40, A is equal to 200 divided by 40, that is 5 meter per second square. एक्सेलरेशन आ गया, सी ब्लॉक का बना दो। ये सी ब्लॉक टेंशन लग रहा है T2 मात्र, T2 की वजह से जाएगा ये 25A, तो 25 इंटू ए कितना 5, ये हो गया 125 न्यूटन। बी ब्लॉक, बी ब्लॉक पर टू फोर्सेज हैं, T1 राइट साइड है, T2 राइट साइड है, क्योंकि बी ब्लॉक राइट में जा रहा है तो T1 बड़ा होगा। T1 माइनस T2 इज इक्वल टू मास 10 kg इंटू एक्सेलरेशन A, तो T1 is nothing, it is T2 plus 10A. We have already obtained T2, that is 125 plus 10 into 5, so it is 175 Newton. You were required to find the ratio of T1 and T2, that is nothing, 175 divided by 125. 25 7 ja 175, 25 5 ja 125. T1 by T2 is equal to 7/5 is the correct answer. Rishikesh Shinde. Yes, correct. जिसको नहीं आया था नोट कर लो बेटा।
डन। एक क्वेश्चन और करते हैं। I have 3 blocks. Their masses are in increasing order. Their masses increasing order. There is no friction between. They are attached with 2 strings. A pulling force 80 Newton is applied here. One kg, 2 kg and 5 kg blocks are there. You have to find the ratio of T1 and T2. Again 7:5. Again ऐसा हुआ क्या? फिर से 7:5. How is it possible? Is it? Might be. Krishna Bhosle 3:1. चेक करते हैं। डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब मुझे चेक करना पड़ेगा। चलो, एक्सेलरेशन क्या हो गया? टोटल फोर्स 800, टोटल मास 1 + 2 + 5, 800 डिवाइडेड बाय 3 5 8 100। अच्छा 80 न्यूटन था क्या? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, 5 kg, 5 kg पर अकेला फोर्स है T2, तो T2 = 5 है। T2 = 5 × 10, 50 न्यूटन। बी ब्लॉक 2 kg का है, जिस पर इधर T1 लग रहा है, दूसरी तरफ T2 लग रहा है, इधर एक्सेलरेशन का साइड है। इसका मतलब T1 - T2 = 2a, T1 = T2 + 2a। T2 था अपना 50, 2 × a यानी कि 10, 20 70। हाँ बेटे, चांस की बात है, इसे मत सोचना कि 3 ब्लॉक जब भी देंगे सर 7/5 लिख देंगे, ऐसा मत कर लेना। ये चांस की बात है कि सेम आंसर आ रहा है पहला और ये। T1 है 70, T2 है 50, 7/5। कृष्णा भोसले गलत जवाब। अगेन द आंसर इज 7/5। एक्सेलरेशन 100 क्यों है? 800 न्यूटन नहीं है, 80 न्यूटन है। 800 नहीं बेटा, 80 है वो मैंने गलती से एक 0 लिख दिया उसमें। 80 न्यूटन लिख रहा हूं, देखिए 80 N 80 न्यूटन।
10 मीटर पर सेकेंड वायर एक्सेलरेशन। 7/5 इज द करेक्ट आंसर। आप T2 लास्ट वाले से, इससे 1 kg वाले से भी कैलकुलेट कर सकते हो। 80 माइनस T1 इज इक्वल टू 10। हाँ ठीक है, चलो। लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस पैटर्न। ये 4 ब्लॉक भी हो सकते हैं, 5 ब्लॉक भी हो सकते हैं, इस पे मत जाना। एक पुलिंग फोर्स है 20 न्यूटन, ये M है, ये 2M है, ये M है। 2 mm मास के ब्लॉक है, बीच में 2M मास का ब्लॉक है, 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है। आपको T1 T2 का रेशियो बताना है। Find the ratio of T1 and T2. ऋषिकेश शिंदे का आंसर आ गया फिर से 3:1। Anybody is going to challenge or correct? Okay, so it is the last question. Acceleration, total force है 20 न्यूटन का, टोटल मास है m plus 2m plus m, that is 4m, 20/4m, it is 5/m मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ब्लॉक का नाम दे दो A B C। C ब्लॉक पर इकलौता फोर्स है T2, तो T2 इज इक्वल टू M है, M A कितना 5/m मीटर पर सेकंड स्क्वायर, m से m कैंसिल तो 5 न्यूटन हो गया। दूसरा ब्लॉक है आपका 2m का, 2m पर 2 फोर्स लग रहे हैं, T1 लेफ्ट में है, T2 राइट में है, क्योंकि एक्सेलरेशन लेफ्ट में है इसलिए लार्जर फोर्स होगा T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2ma। तो T1 इज इक्वल टू T2 प्लस 2ma, a is what 5/m, so it gives me T1 is equal to what is T2 5 plus m से m cancel 10, that is 15 न्यूटन। तो T1 by T2 is equal to 15 न्यूटन divided by 5 न्यूटन, तो T1 by T2 is equal to 3:1। Yes, correct, 3:1 is the correct answer। Very good, very good, sounds good। अच्छा कर रहे हो बच्चों, अच्छा कर रहे हो, मजा आया। कल टेंशन, और अब टेंशन में बहुत बड़े प्रॉब्लम डालने वाला हूं मैं, ठीक है।
गुड, वेरी गुड।